आज 14 अगस्त है। हमारा देश इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर्स डे के रूप में याद करता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कैसे हजारों लाखों परिवारों को रातों रात अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये दिन उन मासूम लोगों की बलिदान की याद है जिन्होंने उस समय की भयानक नफरत और हिंसा के बीच अपनी जान गंवा दी। जावेद अख्तर साहब की खूबसूरत पंक्तियां हैं, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। वाकई कोई सरहद इन्हें नहीं रोक सकती, लेकिन जब जमीन पर बंटवारे की लकीर खिंचती है और मुल्क बंट जाते हैं तब सैकड़ों घर उजड़ जाते हैं। जड़ों से उखाड़ने का दर्द क्या होता है शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। 15 अगस्त 1947 हमें यह दिन याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि हम इस दिन को जीते हैं, लेकिन इससे पहले कई दिन ऐसे हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग याद करना नहीं चाहते, लेकिन वो दिन उनके जहन से मिटे नहीं हैं। कुछ सियासतदानों ने आपस में बैठक की और तय हो गया कि किसके हिस्से में जमीन का कौन सा टुकड़ा जाएगा। विभाजन की ट्रेजेडी सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं थी, बंगाल ने भी उतनी ही भयानक हिंसा देखी। पहले नोआखाली में मारकाट हुई, फिर ग्रेटर कोलकाता किलिंग्स में हजारों मासूमों की जान गई। इन दोनों इलाकों में धर्म के नाम पर की गई बेरहम हिंसा ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। इस पीड़ा से उभरना मुश्किल था, लेकिन भारत वो देश है जिसकी सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है, जिसकी सबसे बड़ी हिम्मत हौसला है, जिसके प्रधानमंत्री अपनी कविता में कहते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। जब देश के विभाजन का दुख झेलना पड़ा और कई परिवार नींव से उखाड़े गए, तब भारत ने उन्हें नई उम्मीद दी, फिर से पनपने का भरोसा दिया। अपने दर्द और यादों की नमी को लेकर उन परिवारों ने नई जमीन पर अपनी नई जड़ें जमाई। ये स्वाभाविक है कि उन जड़ों में आज भी विभाजन की यादों का खारापन मौजूद है, लेकिन अपने हुनर की बदौलत उन्होंने नए मुकाम हासिल किए। नई जमीन पर नए जीवन को अपनाते हुए उन्होंने संदेश दिया, सबको संदेश दिया, मूव ऑन, आगे बढ़ो। अ न्यू पोस्ट बॉक्स, टेल्स फ्रॉम पार्टीशन ऐसे परिवारों की कहानी है जो हमें दिखाती है कि जीवन चलने का नाम है। फिल्म मेकर सच्चिदानंद जोशी ने इन कहानियों को बेहद खूबसूरती से पिरोया है। संस्कृति मंत्रालय के तहत IGNCA भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने की दिशा में लगातार कोशिश कर रही है। इस दिशा में है ये फिल्म अ न्यू पोस्ट बॉक्स, Tales from Partition. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो पहली गोली 3 गोली उन्होंने उसके साथ में मारी। So the shock was too much for them. कुछ लोग पहुंचे, कुछ नहीं पहुंच पाए। ज्वेलरी भी कई लुट गई 5 लोगों की, और जो लेडीज उनके साथ भी दुष्कर्म हुआ, जो भी हुआ। तो खाली हाथ आए थे जो वहाँ से निकले, अपनी जान बचा के ही आना है वहाँ से। इतना वो दंगे फसाद हो रहे थे। तो उस टाइम हमारी माताजी ने अपने कंगन जो हैं दे दिए। When they came from Peshawar, they didn't know that we will not go back. वो एक ट्रॉमा
इनके जहन से नहीं उतर सका। कार्यकर्ता आते थे आरएसएस, उन लोगों ने बहुत हेल्प आउट किया, जो हमारे फादर ने बताया हमें। जैसे ईश्वर ने आपको आंखें आगे दी हैं, आगे देखो, पीछे नहीं देखना। पार्टीशन ना एक हैपनिंग है, एक इवेंट है। जो खोना था खो गया, जान बच गई, वहां से शुरू करो। हमारी दुकान इज द ओनली प्लेस व्हिच हैजंट चेंज्ड। बाकी सब बदल गया है, बट दिस इज वन प्लेस फ्रॉम दैट चाइल्डहुड दैट हैजंट चेंज्ड। सो द शॉप कैरीज अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिक वैल्यू फॉर अ लॉट ऑफ फैमिलीज। मोती महल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने देश विदेश में इंडियन खाने को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय कल्चर को विस्तार में बढ़ाया। इस वक्त 11-12 स्कूल चल रहे हैं, बिल्ड बाय गिरधारी लाल सलमान। हमारे बच्चे टॉप पर आते थे सारे इंडिया में। संगीत के जगत में जितने भी हमारा नाम हुआ है, वो रिखी राम के नाम से ही उनको जाने गए हैं वो। हाँ, लाहौर से शुरू कर रहा हूँ मैं। हमारे ग्रैंडफादर का बर्थ ईयर 1900, 1920 में उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी शॉप। उनसे पूछता था मैं, अच्छा वहाँ पे कहाँ होती थी दुकान? तो वो बताते थे अनारकली बाज़ार था वहाँ पे बड़ा फेमस। तो वो पूरा म्यूज़िक हब होता था, जैसे कनॉट प्लेस है वैसे वो पूरा शॉपिंग हब होता था। वहाँ से वो शुरू किए, धीरे धीरे उसको बढ़ाया। जो स्टार्टिंग हुई जो फकीर चंद एंड सन्स की, ग्रैंडफादर की, तो 1931 में पेशावर में, तो और बल्कि पेशावर कैंट टू बी मोर सिंह, और वहाँ के जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स वगैरह थे वो सब आके शॉपिंग करते थे वहाँ। तो बीच में चला इनका 15-16 साल तो अच्छा चला काम। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एक बैंक होता था मंडी बहाउद्दीन में। मंडी बहाउद्दीन was the main wholesale junction from where all the goods were distributed throughout हिंदुस्तान। वो एक बैंक के मैनेजर थे, जो बैंक सेंट्रल बैंक होता था मंडी बहाउद्दीन का। पेशावर के लोग नॉन वेज फूड के बड़े शौकीन होते हैं, एंड दैट वाज द ओनली रेस्टोरेंट इन मोती महल। पेशावर गोरा बाज़ार में था। मैं और मेरी बड़ी बहन पेशावर में अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे खाना खाने के लिए, और मेरी स्पेशलिटी खुशी से जो मैं खाती थी वो तो मोती महल का बटर चिकन था। और इसका जो जर्नी है वो मेरे ग्रैंडफादर के साथ शुरू हुई थी पेशावर में 1920। मेरे ग्रैंडफादर कुंदन लाल गुजराल जी बहुत यंग एज में ऑर्फन हो गए थे। उनके पिता गुजर गए, माता जी ने उनको पाला, माया देवी उनका नाम था। एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पर्ल्स। उनको ऑनर करने में उन्होंने उसका मोती महल नाम रखा, बिकॉज हर मदर माया देवी लव मोती। मेरी याद में तो मोती महल ही था जब से हम लोगों ने जाना शुरू किया। पहले प्रोबेबली मुखामल का ढाबा या कुछ कहते होंगे, मुझे नहीं पता, मगर जब से मैंने होश संभाला, जब मैं जाती थी, मस्ट हैव बीन 7 years old when I was going there। हम लोग तो बचपन में ही कहते थे कुंदन अंकल के पास जाना है, मोती महल का खाना खाना है। मुझे ये पता नहीं था मेरी शादी इस घर में होगी। मेरे फादर सेल्फ मेड मैन थे, तो उस वक्त पेशावर कंटोनमेंट बन रही, तो देन माय फादर ओपन ए स्मॉल शॉप एट पेशावर, जो आज तरक्की करती हुई थोड़ा बढ़ गई। बट स्टिल एट दैट टाइम ही वाज कॉल्ड ए कारपेंटर।
He took us to Convent of Jesus, but they refused to admit us कि हम कारपेंटरों के बच्चे दाखिल नहीं करते फर्नीचर। कोई आपका राय बहादुर हो और ऑफिशियल हो या यूरोपीय अंग्रेज हो, उन्हीं के बच्चे दाखिल करते। तो काफ़ी चोट लगी, जस्ट लाइक ए ह्यूमिलेशन कि मेरा पेशा है, मैं इसे मांग कर तो नहीं खाता। सनातन धर्म स्कूल चलता था जो कि अनएडेड था, मंदिर उसको पैसे देता था टीचर्स की सैलरी के लिए, तो मैं उसी में ही पढ़ रहा था पहले 3-4 साल। तो जब काफ़ी देर मंदिर भी पैसे ना रहे तो मेरे फादर ने कहा कि मैं स्कूल खुद पैसे दे के चलाऊँगा। जो पुरानी थी जिस वक्त हमें स्कूल से दाखिल नहीं मिला था, वही दिमाग में उनके चक्कर का। उस वक्त पार्टीशन का शोशा बहुत शुरू हो गया हुआ। इट वॉज इन 1947 मार्च के अंदर। सिचुएशन और हीटअप हो गया, ज़्यादा आपस में मतलब भेदभाव हो गया, तो उसमें फिर दोबारा हार्डशिप आ गई। बड़ी मुश्किल से तो सारा सब कुछ सेटअप हुआ था। और गवर्नर ने भी ये एडवाइस की, फ्रांस बेटर यू मूव टू अदरवाइज इसी वक्त ही मारे जाओ। ये दूध के ड्रम्स होते हैं, ये दैट्स व्हाट यू नो दे टोल्ड कि प्लेन को बोला था कि चालू करके रखा था कि जैसे ही वो बैठे तो ही शुड बी फ्लोट। भी था अपना थोड़ा बहुत सामान जो जैसे गठरी बांध के अपना जो ज्वेलरी वगैरह। कैश तो इनवैलिड थी, जब इंडिया में यहाँ पहुँचेंगे तो कैश तो इनवैलिड है, तो अपना बेसिकली ज्वेलरी जो कि वो काम आएगी, थोड़े बहुत कपड़े जो भी रखे, तो अपना जो जैसे भी ट्रेनों में बैठ के जो भी पहुँचे, कुछ लोग पहुँचे कुछ नहीं पहुँच पाए। खाली हाथ आए थे जो वहाँ से निकले, अपनी जान बचा के ही आना है वहाँ से, इतना वो दंगे फसाद हो रहे थे। दादाजी कहानी बताते थे कि ट्रेन पे बिल्कुल ऊपर चढ़ के लोग और इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, तो हाथ में सिर्फ उन्होंने ठाकुर जी को लपेटा हुआ था, बस उनका नाम लेते लेते यहाँ पहुँचे थे। तो दिल्ली में आगे तो वो सारे कैंप्स में रुके थे, ये पुराना किला में। तो कैंप्स में उन्होंने 2-3 दिन उन्होंने वहीं पे ही सड़क पे ही रातें गुजारी। वो कार्यकर्ता आते थे, RSS के कार्यकर्ता आते थे, वो थोड़ी हेल्प आउट करते थे। सब जितने भी शरणार्थी थे, जितने भी, उन लोगों को वो खाना, कंबल या कोई चद्दर चाहिए किसी को, उन लोगों ने बहुत हेल्प आउट किया, जो हमारे फादर ने बताया हमें। तो जो वहाँ पे कारीगर थे लाहौर में, जब उस टाइम वर्कशॉप वहाँ थी, तो जो वो सब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सब, सबसे पहले तो ये हुआ कि सब अपने नेटिव विलेज में भाग गए। फिर यहाँ पे पता चला कि जी हमारे दादाजी ने फिर दोबारा उसको स्टूडियो को, अपना वर्कशॉप को खड़ा कर दिया है। अब वो उन्होंने तार भेजे उनको कि आप अब ज्वाइन कर लो, या फिर नए लड़के पकड़े, उनको ट्रेन किया। तो वो जो टेक्निकल उनका जो माइंड था और जो समझाने का ढंग था कि मैंने इस लड़के से कैसे काम करवाना है, तो वो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके वो टीम बनाई। तो ये टीम बनाते बनाते उनको लग गए 2.5 साल। 2.5 साल में एक तो सबसे पहले तो जो लीज पे हमारे को शॉप मिली हमारे दादाजी को और पिताजी को, अब उसमें सामान लगाना है, अब उसके लिए चाहिए पैसे। फिर उनको लोन उठाया, वो लोन जो उठाया उसमें इंटरेस्ट बहुत देना पड़ता था। वो तो भगवान की बहुत कृपा हुई कि ऑल इंडिया रेडियो के ऑर्डर्स उनको मिलने शुरू हुए 1950 में। जो हार्डशिप्स करी उसकी वजह से ही वो हेल्थ में टोल आ गया। तो 1961 में वो गुजर गए, फिर हमारे पिताजी ने टेक ओवर किया। अब पिताजी जो थे वो 32 या 33 के रहे होंगे उस टाइम।
उनको लगे कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया, बाबूजी नहीं रहे। उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाई, छोटी उम्र में सारा पूरा वो संभालना, पूरी जिम्मेदारी को संभालना। 1964 में पिताजी को पीटर सेलर्स एक्टर हुआ करते थे हॉलीवुड में, तो उनकी एक पार्टी मूवी बन रही थी, तो उन्होंने सितार के लिए हमारे फादर को चिट्ठी लिखी कि मेरे को आपने सितार बना के दीजिए। तो उनका एक आदमी आया था जो सितार लेके गया था, और वही सेम सितार उसमें आप देख सकते हैं अगर आप वो मूवी देखें द पार्टी। तो जो फर्स्ट सीन है वो कैमरा ऊपर से रोल करता है, तो उसमें लेबल आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, रिकी राम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो सितार को उसमें दिखाया है। तो वहाँ से उनको बीटल्स लोगों को पता चला, जो बहुत फेमस उस एरा का मोस्ट पॉपुलर बैंड रहा है। वो महर्षि महेश योगी जी ने उनको इनवाइट किया था इंडिया में। 1966 में वो पहली दफ़ा आए इंडिया। जब वो दुकान में आए तो वो ड्रेसअप अलग किस्म से हुए थे ताकि लोग उनको ना पहचाने। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट या आधा घंटा पिताजी बताते हैं कि वो रुके होंगे, लेकिन एकाएक वो भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। वो ठहरे हुए थे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में, जो आजकल ओबरायज होटल है। पिताजी को रिक्वेस्ट किया कि आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ लेके आइए, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ लेके गए। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने एक अप्रिसिएशन लेटर भी लिख के दिया, साइन करके दिया पिताजी को। और फिर हम 1970 में हमारे फादर को एक वर्ल्ड टूर स्पॉन्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। अनफॉर्चुनेटली 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तो जो इमरजेंसी में एक उन्होंने स्कीम निकाली कि जितना भी लैंड रिफ्यूजीज़ को दिया गया था वो उन्होंने एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो हमारा भी जो सेटअप किया हुआ ग्रैंडफादर का और फादर का सेटअप किया हुआ वर्कशॉप और घर जो था, वो उसमें हम भी विक्टिम बन गए। पिताजी ने बोला कि देखो, ये अगर काम सीखना है और साज को बनाना सीखना है तो इसको बजाना ज़रूर आना चाहिए। तो पंडित मोतीराम जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे, तो उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्चों को सिखाना शुरू करिए आप। फिर उसके बाद वो मोतीराम जी बुज़ुर्ग हो गए, तो फिर पंडित उमाशंकर मिश्र जी जो त्रिवेणी कला संगम में सिखाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उनके पास गया मैं। 2-3 साल मैं उनसे सीखा। पिताजी के एक और मित्र थे सतीश कुमार जी, पंडित सतीश कुमार जी, तो वो आया करते थे शॉप में। तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा बेटा, तुमको सिखाऊंगा। तो उन्होंने बहुत मेरे को तालीम दी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सिखाया। 6-7 साल बहुत अच्छा सीखा मैंने उनसे। और मैं रेडियो में भी परफॉर्मेंसेस करता था, बाहर पब्लिक परफॉर्मेंस भी करता था। जैसे मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम म्यूज़िक करना शुरू करो, तो वो कहने लगा कि मुझे गिटार बजानी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, म्यूज़िक तो है ना, आप गिटार से शुरू करो। सितार का थोड़ा बहुत मैं रियाज़ करता हूँ, तो वो सितार की आवाज़ सुनता है तो वो कहता है कि ये गिटार में तो मुझे नहीं मज़ा आ रहा, मुझे तो सितार की साउंड बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा सितार बजाओ आप। फिर उसने सितार बजाना सीखा।
2012 से ही कॉलेज के दौरान ही मैं शॉप पे जाना शुरू कर दिया था अपने पिताजी के साथ काम सीखना, और सितार तो मैं साथ साथ सीखता ही था। तो वहाँ पे ऐसा माहौल रहता था कि कोई भी आर्टिस्ट आ रहा है तो बहुत देर तक बैठ रहे हैं, चर्चा हो रही है म्यूज़िक की, बहुत सारे म्यूजिशियंस आ रहे हैं, और वहीं पे हमारा कॉफ़ी आ रही है, समोसे आ रहे थे, और ये मतलब स्नैक्स आते रहते थे वहाँ पे सब आर्टिस्ट के लिए। तो मैंने कहा कि एक ऐसा होना चाहिए कैफ़े की म्यूजिशियंस आए और एक आके एक दूसरे से बात करें, और हम साथ साथ उनको वाद्य यंत्र भी सप्लाई करें साथ साथ। ग्रैंडफादर थे और अंकल्स थे, तो जो है फादर, तो वो रजिंद्र नगर में रुके थे, रजिंद्र नगर में। तो वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर था, तो उधर रुके। कुछ लोग यहाँ इधर भी पुराने किले में भी थे, तो उनको रजिंद्र नगर में मिला अकोमोडेशन। तो उसमें 1 रूम अकोमोडेशन था, उसमें भी जो भी उस टाइम तो एक छत चाहिए था सर के ऊपर, तो सब कुछ वहाँ डिस्प्लेस हो चुका था। तो सर के ऊपर छत था, यही लोगों ने शुक्र की। और फिर वहाँ से धीरे धीरे अपना कुछ रजिंद्र नगर साइड में, पटेल नगर साइड में उनको यहाँ अलॉट हो गया। तो उस टाइम इतनी कोई रियल एस्टेट वैल्यूज़ होती नहीं थी, तो उस टाइम जहाँ अलॉट हो गया सही है, तो उनको खान मार्केट एरिया मिल गया। अब इनिशियली जो है यहाँ मतलब क्या था वो जो अब ये शॉप हमारी, ये उस टाइम ये 6,000 रुपीज़ की थी। ग्रैंडफादर ने एप्लीकेशन दी कि मतलब हम तो इतना पैसा तो है नहीं, तो वो ईजी इंस्टॉलमेंट में कोई जाके 4 साल में वो पैसा उन्होंने दिया 6,000। लेकिन अब शुरू में अब जैसे अब बुक शॉप खुली, तो शुरू में जो स्वीट्स वगैरह, जो कन्फेक्शनरी, ये भी साथ रखी। तो मतलब सिर्फ बुक्स नहीं, तो उससे जो मतलब करके ताकि जो बिज़नेस आगे बढ़े। तो इतना प्रोमिनेंट मार्केट तो था नहीं खान मार्केट उस टाइम, तो इट वाज जस्ट अ रिहेबिलिटेशन मार्केट। तो लोकली थोड़े कस्टमर जैसे रविंद्रा नगर में, तो अब तो रविंद्रा नगर इनका नाम है, और ये भारती नगर नहीं तो पहले ये मान नगर होता था रविंद्रा नगर, और ये शान नगर होता था भारती नगर। तो वो हमारे मेन कस्टमर थे यहाँ। तो धीरे धीरे उनसे फिर आगे जैसे बिल्ड होता है। Like we are really blessed to receive all the love we have around us. लोगों का बहुत प्यार मिलता है हमको, but it's all very organic. कुछ भी यहाँ पे कमर्शियल नहीं है, we don't promote anything. वो बस organic है, लोग आते हैं, they click pictures here because it's like now it's the oldest living bookstore of Delhi. तो बस माहौल है, प्यार है। जैसे कुछ फेमस फिल्म स्टार्स हैं, मनोज कुमार और ओम प्रकाश, तो ये सब वहाँ से पेशावर से, कपूर फैमिली, पृथ्वीराज कपूर। तो अर्ली शुरू में तो आके इनसे मिलते भी थे, पिशौरी ग्रुप था उनका। और फिर आके यहाँ ताश भी खेलते। उस टाइम पिशौरी में ताश खेलने का बड़ा अच्छा माना जाता था, कोई गेस्ट का तो आके ताश वगैरह खेलते थे। सुनील दत्त आते थे यहाँ, तो पुरानी बातें वहाँ की करते थे, पेशावर की। LK अडवाणी जी, तो वो तो बल्कि फैमिली फ्रेंड है हमारे। और गांधी फैमिली के भी, प्रियंका वगैरह सब आते हैं, बुक्स वगैरह ले जाते हैं। और बिकॉज शॉपिंग सेंटर ही आप समझ लीजिए उनका खान मार्केट ही है, जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एरिया, जितना क्लोजेस्ट मार्केट और जो उनके लिए बेस्ट मार्केट आई थिंक खान मार्केट ही है। इस करके उससे भी काफ़ी यहाँ प्रोत्साहन मिला मार्केट को। खुशवंत सिंह यहाँ पहले सब अपनी बुक्स हमारे से लेते थे। हम चाहते थे कि ये फैमिली बुक स्टोर रहे, जैसे एक फैमिली बुक स्टोर होता है, तो उसमें और इंटरेक्शन करके, तो ज़्यादा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ज़्यादा नहीं देखा। मतलब वी आर डूइंग वेल, तो कोई ऐसे हमने ज़रूरत ही नहीं समझी कि एक्सपेंशन की, और इसी पे सबने कॉन्सेंट्रेट किया। तो अपनी एक रिलेशनशिप बनाई पब्लिक से। एंड हमने ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ इस वजह से, क्योंकि शुरू से ऐसे ही है, लोग आते हैं, थोड़ी देर ढूंढते हैं किताबें, क्योंकि अगर आपको पता है कौन सी किताब लेनी है देन कहीं से भी ले सकते हो। बुक्स सब जगह अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन। बट हमारी शॉप का मज़ा इसमें कि आके एक्सप्लोर करो, लाइक बीइंग फाउंड बाय अ बुक। तो कोई ऐसी किताब लेके जो जिसके बारे में आपको पता नहीं था। इसका ये है कि मैं प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है कि इंटरेक्शन विद द पीपल। Being in a bookstore, I get to meet a lot of people who are like artists, journalists. So interaction बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे। So public dealing is the like I think the best part about my job. बेटा मेरा है अभिनव, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह में इसने काफ़ी रीडरशिप बढ़ाई उसमें काफ़ी। तो कुछ जैसे पोस्ट कार्ड्स यहाँ के दुकान के ना पेंटिंग में छाप देते हैं,
तो लोग कहते हैं जी हम किताब भी लेने आए और पोस्ट कार्ड भी लेने आए, तो दैट इज़ एन इंसेंटिव फॉर देम ऑल्सो, और हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। ऑनलाइन से फ़ायदा होता है कि जो लोग दिल्ली में नहीं हैं उनको भी एक्सेस मिल जाता है अबाउट द बुक स्टोर, लाइक दे नो अबाउट द बुक स्टोर थ्रू इंस्टाग्राम। सो वो एक फ़ायदा मिलता है। जैसे कि उसके बाद जब वो कभी दिल्ली आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि शॉप पे आएँ। जैसे कि रोज़ यहाँ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि वो हिमाचल जा रहे थे, उनकी रात की बस है, पर उनके पास बीच में 2 घंटे थे दिल्ली में, तो वो फ़कीर चंद आए। उनकी बकेट लिस्ट में होता है कि मतलब दिल्ली जाएंगे तो फ़कीर चंद आएंगे। देखिए, फ़कीर चंद दुकान नहीं है, ये दिल्ली का, दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्यू प्लेसेस विच प्रिजर्व्स कल्चर and it brings out the beauty of living in a city like Delhi, because you see the continuity that it has. I think now it's the 3rd generation. वो जो अपना कस्टमर जोन की बिल्डिंग जो उस टाइम, अब शुरू में जब आए तो इतना बिजनेस नहीं था, तो अब तो जो लोग आते हैं कहने हम तो अब तो ग्रैंडफादर्स बन गए हैं। जब हम स्कूल किड्स थे तो हमें यहाँ जो है, जो पगड़ी वाले जो है, जो पेशावर वाले लाला जी, तो हमें फ्री पेंसिल और रबड़ देते थे, और यहाँ से हम कॉमिक लेते थे, और अभी भी हम जो है कमिटेड क्लाइंट हैं और हम यहाँ आ रहे हैं और कहीं और नहीं जाएंगे। तो वो एक मतलब रिलेशनशिप था, तो वो धीरे धीरे फिर मल्टीप्लाई होता गया। One another thing which I love about being here is like meeting generations of customers. Like लोग आते हैं यहाँ पे with their grandchildren, और वो कहते हैं कि वो यहाँ पे आते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। एंड एक और चीज़, like when some people come back to India, like लोग चले गए 20-25 साल बाद इंडिया आए हैं, they think कि हमारी दुकान is the only place which hasn't changed. So the shop carries a lot of nostalgic value for a lot of families. जो एक पुस्तक है वो आपको ढूंढती है, जो कहानी है वो आपको ढूंढती है। आप कहानियाँ पुस्तक को कभी नहीं ढूंढते, और ऐसी जगह वो मौका देती हैं कि पुस्तकें आपको ढूंढ सके, so that the books can find you and they add value to your life and they add years to the life that you have. So that is my thing. चांदनी चौक में एक पेन की होलसेल मार्केट होती थी, एक डीलर होता था पेन के होलसेल का। उससे पेन लेके, जैसे आज की डेट में बच्चे वगैरह लोग घूमते हैं ना सड़कों पे पेन बेचते हैं, वैसे उन्होंने पेन बेचा। हमारी एक फैमिली का मेंबर था जो पहले से यहीं रहता था, और वो बुक सेलर था, लक्ष्मी बुक स्टोर, यहाँ पे कनॉट प्लेस में इंडियन ऑयल बिल्डिंग में उनकी दुकान थी। उन्होंने हमारे पापा को सजेशन दी कि देखो मैं तो बुक सेलर हूँ, मिस्टर सागर उनका नाम था, प्रेम सागर, और उसके बेसिस पे हमारे पिताजी जो हैं वो बुक सेलर बन गए। तो जब हमने प्रेम सागर जी ने जब हमारा काम स्टार्ट करवाया तो हमारे पास काम करने की जगह नहीं थी, तो किसी ने कहा जी ये रेफ्यूजी मार्केट खुली है, तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, तो अब बिना पैसे के बिना जगह के काम कैसे करेंगे। तो जो मैंने सुना है वो पिताजी के साथ आए वो, और ये जगह देखी, तो पहले ये जिस जगह पे आप बैठे हैं ये 3 अलग अलग दुकानें हैं, तो बीच वाली अवेलेबल थी। यहीं पे मार्केट में एक दुकानदार है, उसके पास 2 दुकानें थी, क्योंकि 2 बच्चे थे तो उनको 2 दुकानें मिली, तो उन्होंने एक दुकान रखी और ये वाली हमको बेच दी। मगर अब बेच दी मतलब कि पैसे तो है नहीं, तो खरीदेंगे कैसे। तो उस टाइम हमारी माताजी ने अपने कंगन जो हैं वो दे दिए, और 310 या 320 रुपए के कंगन थे, सोने के कंगन थे, तो उतने की दुकान थी, तो वो दुकान ले ली हमने, और प्रेम सागर जी ने स्टॉक दिलवा दिया और घर की रोटी चालू हो गई। देखिए ऐसा होता है कभी कभी इंसान ना चाहते हुए भी ना, कुदरत के कुछ ऐसे रंग बदलते हैं कि हर चीज अपने आप ना ठीक जगह पे आके बैठ जाती है। कंगन बिका, पैसे आ गए, दुकान भी आ गई, दुकान आ गई तो दुकान शुरू भी हो गई, और दुकान अच्छी भी चल गई,
क्योंकि अगर आप अपने काम में, अपने व्यवसाय में अपना योगदान किसी भी स्वार्थ के बिना करेंगे ना, तो वो फलता फूलता है हमेशा। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके एक आगे वाली दुकान किराए पे ले ली, फिर पीछे वाली दुकान किराए पे ले ली। तो आज का जो ये है वो बाहरी संस जो है वो अमेलगमेशन, एक मिश्रण है 3 दुकानों का। मेरे पिताजी ना कभी भी पार्टीशन के बारे में बात नहीं करते थे, ना मेरी माताजी, और कभी उन्होंने इच्छा भी जाहिर नहीं की कि मैं वापस घर जाऊंगा, क्योंकि उनका घर जो है ना वो ये है, सारा कुछ गंवा के ये बनाया। तो अब अगर उसी ख्याल में रहेंगे कि जी हाय हाय मर गए, हमारा तो पीछे ये होता था, पीछे वो होता था, ऐसा था वैसा था, तो उससे जिंदगी नहीं चल सकती। ही वॉज अ मैन ऑफ विल, पिशौरी थे और अपना पठान थे, हिंदू पठान। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड विल, उनकी विल अच्छी थी, तो उन्होंने जगह देखनी स्टार्ट की। मुझे बोलते थे कि आने के 15-20 दिन बाद, क्योंकि मैं तो अपना हुनर लेके आया था, मुझे समझ आ गई थी कि मुश्किल ही होगा जाना, तो मैं यहाँ कुछ करूँ जब तक नहीं जा पाएंगे। 1947 पार्टीशन के बाद हम लोग दिल्ली आ गए थे, मेरे पेरेंट्स। जो तकलीफ सही है वो हमारे बुजुर्गों ने बहुत सही है, सब कुछ छोड़ के आना, फिर रीसेटल करना अपने आप को, उनके लिए काफ़ी तकलीफजनक था। हम लोग बच्चे थे, हमें तो बहुत खुशी हुई नई दिल्ली आके। तो जब ये आए यहाँ पे, तो किंग्सवे कैंप में जो रिफ्यूजी कैंप था वहाँ पे रहे, बहुत तकलीफ़ें हुई। थोड़े दिनों के लिए समझ नहीं आई कैसे करें, कहाँ जाएं, बीमारियाँ भी फैली थीं और लिविंग कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। When they came from Peshawar, they didn't know that we will not go back. वो सब ने कहा कि जब अंग्रेज चले जाएंगे, पार्टीशन हो जाएगी, हम अपने अपने घरों में चले जाएंगे। तो मेरी मदर ने इतनी कलेक्शन की थी, वी वर मेकिंग, माय मदर वाज मेकिंग अ न्यू हाउस इन पेशावर, कोठी बना रही थी। उस कोठी के लिए कितनी कलेक्शन की थी कि भाई हम जाएंगे तो हम अपने घर को सजाएंगे। तो फिर नहीं गए ना, फिर जाना नहीं हुआ। फिर उन्हें दरियागंज में, जो कि मोस्ट पॉपुलर वॉल्ड सिटी थी, जहाँ पे जो मेन मार्केट थी, चांदनी चौक और दरियागंज 2 ही होते थे, तो उन्होंने दरियागंज में कोई एक जगह देखी जो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि मैं मोती महल खोलूँगा। तो मुझे बताते हैं मैं अराउंड 14,000 रुपीज़ लेके आया था। वो जगह उन्होंने ली, जो उनके पास पैसे थे वो उन्होंने लगाए और धीरे धीरे उसको रेस्टोरेंट को डेवलप किया और खोला। तब फ्रिज नहीं होते थे, तो तंदूरी चिकन जब बनता था तो वो हार्ड हो जाता था, ओवर नेक्स्ट टाइम को फिर खाने के लिए मुश्किल होती थी। और सब चिकन तो एक दिन नहीं बिकते ना, पहले उनको मैरिनेट करते हैं, फिर तंदूर में लगाते हैं। फिर वो जो तंदूर वाले चिकन होते थे उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो मेरे फादर इन लॉ, माई फादर इन लॉ वॉज अ वेरी गुड शेफ़, वो उसको फिर बटर ग्रेवी में बना देते थे, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो वो सवेरे तक ड्राई हो जाते थे, वहाँ मॉइस्चर कमी होती होगी, और जो कोई चिकन बच जाता था, चिकन पकोड़ा बन जाता था उसका। दिल्ली वालों को भी बहुत एक नया, नॉर्थ वेस्ट का जो फूड था उसका एक बहुत नया जायका, अच्छा जायका लगा, और वो उसको सहराने लगे, खाने लगे और उसको बहुत एंजॉय करने लगे। तो पॉपुलर हो गया, पॉपुलैरिटी बढ़ गई। कुंदन लाल जी को सब जानते ही थे, तो जब इन्होंने खोला तो जो पिशौरी लोग थे वो भी आसपास ही था, वो भी आने लगे कि उनको अपने पैलेट का खाना मिल रहा है, तो दैट वे इट बिकेम पॉपुलर। फिर मेरचंद खन्ना जी ने नेहरू जी से मिलवाया, उनको खाना बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया कि फिर धीरे धीरे मोती महल, रिपब्लिक डे, जो भी देश विदेश से मंत्री या डिग्निटरीज आते थे उनको मोती महल लाया जाता था। इवन एक पुरानी कहावत है, शाह फरहान जब इंडिया आए थे मौलाना आज़ाद जी के साथ, तो वो उनको इंडिया या रेस्टोरेंट में लाए। मौलाना आज़ाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टोल्ड हिम, coming to India, Delhi and not visiting Moti Mahal is like going to Agra and not seeing the Taj. So that is the statement that the ministers used to give. Moti Mahal, it was one of those places where a truck driver and a VIP sitting in the hall.
एंड फिल्म इन स्टार्स तो सारे आते थे, मैंने सबको देखा है। राजेश खन्ना तो एक दिन आए जब शुरू में उसकी, तो वो बिल्कुल मेरी साथ वाली टेबल में ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना, वाइट पजामा, वेरी हैंडसम लुकिंग बॉय, एंड वाज सिटिंग नेक्स्ट टू आवर टेबल। तो फिल्म स्टार्स तो बहुत आते थे। एंड आई हर्ड पीपल सेइंग कि हमें खाना और मोती महल में कुंदन लाल दोनों को ही मिलना होता है। ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मेरे हस्बैंड की तो 1990 में डेथ हो गई थी। ही वॉज ओनली 50 ईयर्स ओल्ड। मैं रेस्टोरेंट चला रही थी दरियागंज और ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स वाले सारे रेस्टोरेंट, तो बच्चे तो पढ़ रहे थे। फिर मनीष हैज़ बीन अ गुड हेल्प टू मी, क्योंकि उधर मेरे पेरेंट्स भी ओल्ड, एंड माई हस्बैंड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। आई हैड टू लुक आफ्टर देम, लुक आफ्टर द बिजनेस, लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन। दे वर नॉट मैरिड, सो कर लिया। Daddy was, my father-in-law was there, but then he lost hope for everything. जब मनीष ने कहा डैडी मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को रेस्टोरेंट में आने दो, मैंने आई थिंक 12 के बाद ही वांटेड टू वर्क, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं सीखना होता, पहले जाओ तंदूरिये के पास बैठो, थोड़े पसीने निकालो, फिर आना बात करना। फिर क्योंकि मैंने ऑलरेडी एज ए सेड जॉइन माई ग्रैंडफादर, मेरी बहुत विग्रस ट्रेनिंग हुई उनके साथ। 3 साल सीखा खाना बनाना कैसे करना है। फिर 3 साल जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो फ्रंट मैनेजमेंट किया। तो जो 6 साल की जो ट्रेनिंग थी उसको मैं और अपने फैमिली को और मेरे ग्रैंडफादर को जो उन्होंने मेरे को अपने पर्सनल लेवल पर सिखाया, वो एक मैं कारण मांगता हूँ कि मैं अपने ब्रांड को रीस्टैब्लिश रिवाइव कर सका। और इन्होंने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। मेरी डॉटर तनिषा और माय सन इज़ गुना गुजराल। ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी गुड शेफ, उनको भी सारी हमने ट्रेनिंग दे दी है। लॉयर तो बिकॉज दे वांटेड टू बी लॉयर, बट वो सारा सोशल मीडिया एंड PR हमारे बच्चे संभालते हैं। तो सारे लोग पैशनेट हैं। एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ द लेगेसी, एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ, बिकॉज दे हैव ऑल्सो सीन द ग्रैंड पेरेंट्स। लकीली बिकॉज हम लोगों की जल्दी शादियाँ हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, जल्दी वो भी, सो दे ऑल हैव सीन देयर ग्रैंड पेरेंट्स, दे हैव ऑल सीन द ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। सो कनेक्ट इज दैट। मैं अपनी नानी और अपनी मम्मी से सुनती थी, वो कहती थी मैं 2 महीने की थी, वो गोद में लेकर मेरे को पेशावर से दिल्ली लेकर आए थे। We shifted to बिरला मंदिर रिफ्यूजी कैंप। यहाँ एक छोटा सा टेंट लगा के 6 के 6 आदमियों को रखा के वहाँ नहाने की तकलीफ, टॉयलेट जाने की तकलीफ, लाइन लगा के करें। We were there for about 2 months or 3 months. तो कुछ अपने असर रसूल से, कुछ गवर्नमेंट की मदद से, तो ये दुकान अलाट की गई। एंड अलाट मतलब रेंट, जो पहले मसला वो रेंट देता था वही रेंट देना। ड्यूरिंग दैट पीरियड ये कॉलोनी बननी शुरू हो गई राजेंद्र नगर। मुश्किल गवर्नमेंट की ये थी कि यहाँ कोई स्कूल नहीं था। तब उन्होंने अप्रोच किया उस वक्त बेचंद खन्ना ने मेरे फादर को। तब उन्होंने बॉय स्कूल की कोई 2-2.5 एकड़ की लैंड अलाट की। तो ही विदिन 3 months स्कूल की बिल्डिंग बना दी। वो स्कूल बहुत पॉपुलर हुआ, उसमें 4000 बच्चे पढ़ते थे। पंडित नेहरू भी देखने आए स्कूल को। You know, my grandfather himself used to go. My cousin and I used to go with my grandfather to open the door of of the school. ताले खोलने जाते थे हम लोग सुबह ही। ये किसी को मालूम नहीं है घर में। मेरे को अभी तक ये बात याद है। उसके बाद 4000 बच्चे वो पढ़ाना करना खाना बड़ा मुश्किल। सामने एक प्लाट और गवर्नमेंट ने रिजर्व किया था गर्ल्स स्कूल के लिए। तो इनको कहा गया अगर आपको ये अलॉट किया गया तो आप बना दो।
बनाऊं। गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग भी 4, 5, 6 महीने बन गई। सारी लड़की वहाँ शिफ्ट हो गई, लड़के इधर। और आगे 4 घंटे पढ़ाते थे, 4 की जगह अब 6-7 घंटे पढ़ाना शुरू कर। अब मुश्किल ये थी कि गर्ल्स स्कूल के बाहर पब्लिक और बॉयज़ स्कूल के बाहर पहाड़ी थी। सारी स्कूल के बच्चों ने अपनी लेबल लगा के हमवार की। एक तरफ नहर बनाई और पंडित नेहरू इस फोटो में 3 दफ़ा दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टरों के साथ आया दिखाने के लिए कि दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय ए रेफ्यूजी। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 1964 और उनकी बीमारी आज पता ही नहीं लग सकी। पंडित नेहरू देखने आए, 10-15 मिनट बैठे रहे, इस तरह से आप ठीक हो जाओ। फिर उसके बाद मैं उनको वेलोर भी ले गया और अनफॉर्चुनेटली 1-2 महीने बाद उनकी डेथ। Then I had to not only I had to run the business but also look after the school. In the meantime, बच्चे मेरे बड़े हो गए थे तो काफ़ी हाथ बटाने लग गए थे मेरा अपनी शॉप चलाने। तो मैंने ध्यान दिया कि भाई अब ये और जगह खोले। इस वक्त 11-12 स्कूल चल रहे हैं, ये उनकी फ़ोटो है। तेरी पटना दी अज कोई बंदा मिले माइए दे वतना दा। वहाँ जाके ज़रूर देखना चाहूँगा कि कौन सी मेरी शॉप थी, कहाँ पे फैक्ट्री थी और कहाँ पे हमारा घर था। कि जहाँ पे मेरे फादर को गोली मारी गई, मैंने उस भूमि पे जाने को मन नहीं कर रहा। हमें जो जैसा है वैसे ही रखने में मज़ा आता है, लाइक मेंटेनिंग द ओल्ड वर्ल्ड चार्म। क्योंकि न्यू तो बना सकते हैं लोग, बट पुराना क्रिएट नहीं हो सकता, तो उसको मेंटेन ही कर सकते हैं। एंड यहाँ आके कुछ जैसे मेरे दोस्त हैं, वो आके यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे वक्त रुका हुआ है। मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ हासिल कर पाना, मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ हासिल कर पाना। जख्मों को अपने मरहम कर लो, क्या हकीकत क्या अफसाना। विभाजन, जिसका दर्द, जिनकी यादें हम शायद कभी भूल ना पाएं, लेकिन आज हम अपने मन से खटास मिटा सकते हैं, यह एहसास मिटा सकते हैं और भाईचारे को अपना सकते हैं। फिल्म मेकर सच्चिदानंद जोशी की फिल्म हमें यह भी बताती है कि फीनिक्स पक्षी की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, एक जज्बात है जो हमें हारने नहीं देती। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त आता है। नमस्कार। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया।